तो शरद जी आप मानते हैं ना टेंशन बढ़ी है? नहीं, मनोज यादव जी की बातों को भी सुना होगा, तो टेंशन बढ़ी है सपा की, इसका मतलब आज के कार्यक्रम से? मैं प्रश्न नहीं सुन पाया आपका। शरद जी, मेरा सवाल था कि मनोज यादव जी भी जो चर्चा कर रहे हैं, उनकी बातें भी आपने सुनी होंगी, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की टेंशन जरूर बढ़ी होगी, क्योंकि आज आपका पूरा एनडीए का कुनबा एक मंच पर नजर आया। ये देखिए, हम तो हर राष्ट्रवादी पार्टी के साथ है, हर राष्ट्रवादी संगठन के साथ हम तो हमेशा खड़े हैं। ये देखिए, ये समीकरण बैठा रहे हैं। अभी आप देखें कि जिस तरह और जो समीकरण बैठ रहा उसका क्या हश्र हुआ है। जो मिजोरम का, जो मेघालय का पूरा यूनिट था कांग्रेस का, वो बहन ममता दीदी के साथ चला गया है, और उनके मुख्यमंत्री जो है वो ममता दीदी के साथ चले गए हैं। जब केसीआर साहब ने पटना में मीटिंग रखी थी, तो उन्होंने जिस तरह का व्यवहार नीतीश जी ने उनके साथ किया था, जब उन्होंने मीटिंग अपनी रखी दक्षिण भारत में, तो उन्होंने माननीय अखिलेश जी को बुलाया, केजरीवाल जी को बुलाया, डी राजा को बुलाया और पी केशवन साहब को बुलाया। उन्होंने नीतीश कुमार को नहीं बुलाया। तो अभी और जो कांग्रेस का हश्र है, जो आप देख लें कि महाराष्ट्र में उनका क्या हाल हो रहा है। तो ये सारे समीकरण जिसको जो बैठाना बैठा है, नतीजा क्या निकल रहा है। बिल्कुल मनोज जी आपका रिएक्शन, क्योंकि एक बड़ा सवाल है। आप ठीक है, जो पीडीए कह रहे हैं, सो कॉल्ड पीडीए, अभी तो आपको लग रहा है कि अभी तो आप एकजुट नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो एकजुट हैं, हमारा तो इनसे पहले से अलायंस है और ताकत के साथ हम जीतेंगे। और 300 के पार अमित शाह ने यहां से नारा भी दिया कि देखिए हम मिलकर लड़े और सभी चुनाव जीते हैं मिलकर। देखिए, बीजेपी 300 पार करे, 500 पार करे और 1000 पार कर दे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेटर वाले राजनीतिक दल से, प्रधानमंत्री से हमें राजनीति की परिभाषा नहीं सीखी, और कौन दल किस तरीके से गठबंधन करेगा, कौन दल कैसे साथ लड़ेगा, कितनी सीटें देंगे, ये विषय बीजेपी का नहीं है। और ना हम इस विषय पे बीजेपी से सवाल पूछते हैं, हम तो अपने मुद्दों की बात करते हैं। नहीं, एक हमारे मनोज जी कौन किसके साथ लड़ेगा, रणनीति का तो हिस्सा होता है ना, राजनीतिक रणनीति का हिस्सा होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, सामने रणनीति सामने आएगी ना। हाँ। समय आने पर रणनीति सामने आएगी। आपको एक बड़ी बात कह रहा हूं, उन्होंने 9 साल की बात करी अभी प्रवक्ता ने बीजेपी के, और बड़ी बात कही, गठबंधनों का कई जिक्र किया। तो हमारे बाराबंकी में एक देसी कहावत है, उसको मैं 2 तरीके से बता दे रहा हूं। हमारे यहाँ बाराबंकी में कहा जाता है, तीसरी भुजौनी में जौ भी जल जाए, ठीक है। तो इसको मैं अवधि में बोले दे रहा हूं, 3 बार अगर जौ को भूना जाएगा तो जो कई परतों में जौ होती छिपी हुई, वो भी जल जाती है। तो तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं ना मोदी जी, जल जाएंगे, खत्म हो जाएगा। जो औरा है वो औरा अब नहीं रहने वाला है, जनता जान चुकी है। आप एनडीए इकट्ठा करो, सीडीए इकट्ठा करो, डीडीए इकट्ठा करो, सीबीआई सब इकट्ठा कर लो। अरे सर, आप भी तो एकजुट हो ही रहे ना मनोज जी, आप भी तो पूरा कुनबा इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ, पूरा विरोधी दल आपका एकजुट हो रहा है ना। क्या करेंगे? हम हारे हुए लोग हैं ना। हाँ, तो हारे हुए लोग तो मानते हैं ना कि अकेले मोदी जी को चुनौती नहीं दे पाएंगे, ये तो मानेंगे ना आप लोग सब एकजुट होकर। भाई, अरे जयप्रकाश जी, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मोदी जी से कहता उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ ले, बस सिर्फ यूपी में। अरे सर, उनकी पार्टी लड़ी अकेले लड़ी है उनकी, ठीक है, उनके साथ है निषाद पार्टी है या और दूसरी समाजवादी पार्टी, अगर उनको धन पटक न दे तो नाम बता देना। आप भी तो लड़े, आप भी तो गठबंधन में ही लड़े। चलिए, मैं एक रिएक्शन गगन प्रकाश जी आपसे मेरा एक सवाल है, क्योंकि ये लड़ाई है पिछड़े और अति पिछड़े की लड़ाई है, उसके वोट बैंक को हासिल करने की लड़ाई है, और ये कहीं ना कहीं इसीलिए इस तरह के बड़े बड़े कार्यक्रम समाजवादी पार्टी ने भी आपके साथ मिलकर किया, और एनडीए की तरफ से गृहमंत्री अमित शाह खुद आए। आपको क्या लगता है, अति पिछड़ा दलित वोट किधर जा रहा है? देखिए, स्वाभाविक रूप से पिछड़ों वंचितों के नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी थे, और डॉक्टर लोहिया से लेकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी तक जो पिछड़ों और वंचितों की राजनीति करते थे, उनके असली वारिस अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में तो अखिलेश यादव हैं, राजमाता कृष्णा पटेल जी हैं, डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं, जो जातिवाद जनगणना के सवाल पे लड़ते हैं, पिछड़ों दलितों वंचितों के सवाल पे जमीन लड़ते हुए दिखाई देते। इसलिए बात साफ है कि ये लड़ाई आज पीडीए के पास ही है, और ये पीडीए ही इस लड़ाई को मुकाम पे पहुंचा सकता है।
चलिए पीडीए ही इस लड़ाई को मुकाम पर। एक बड़ा सवाल है, बड़ा शरद जी, क्योंकि देखिए लड़ाई कहीं ना कहीं पिछड़े, अति पिछड़े दलित वोट बैंक की है, ओबीसी वोट बैंक की है, और इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह के सम्मेलन और चुनावी माहौल आ गया। लेकिन शरद जी, आपको लग रहा है कि पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग आप लोगों की तरफ देखेगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है इस बार। शर्मा जी देखिए, जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में जो किया है, उसका जवाब जनता ने खुद दिया है। हम नहीं कह रहे, जनता खुद कह रही है। अगर 9 साल में हम 6 चुनाव जीते हैं तो कुछ तो अच्छा किया होगा। लेकिन देखिए, सपना देखना बहुत अच्छी बात है और बड़े सपने देखने चाहिए, लेकिन सपने हकीकत में कहां तक परिवर्तित होते हैं वो हमने देखना है। हम लगातार 2014 से लेके आज तक का नतीजा देख चुके हैं, चाहे आप केंद्र में देख लीजिए चाहे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। और कहावत है कि जब रात ऐसी मतवाली है तो सुबह का आलम क्या होगा। जब उत्तर प्रदेश में जिनकी नैया डूब रही है पिछले 9 साल में, और वो कह रहे हैं कि हम समुद्र में जो है जहाज चलाएंगे, वो बहुत अच्छी बात है। सपना देखने पे कोई टैक्स नहीं लगने वाला, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कोई टैक्स भविष्य में नहीं लगने वाला है। बड़े बड़े सपने देखें, बहुत अच्छी बात है। और हमारे मित्र मनोज भाई तो बहुत प्रखर वक्ता है, मैं कई बार इनके साथ मैं बहस में नहीं भी होता हूं, तब भी मैं इनको बड़े ध्यान से सुनता हूं। लेकिन वो अच्छी बात करते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि वो वकील अच्छे हैं लेकिन उनका केस ठीक नहीं है। तो ये समस्या जो है वो उत्तर प्रदेश की जो भी समस्याएं हैं, हमने 130 वायदे किए थे, उनमें से 110 वायदे हमने पूरे किए हैं और हर बार यही नतीजा निकला है। चाहे आप मनोज जी बात तो ये सही कह रहे हैं। ये तो नतीजे आप देखिए ना, आंकड़े देखिए, जनता किसके साथ है या पिछड़ा अति पिछड़ा वोटर किसके साथ है। आपने निकाय चुनाव भी देख लिया, रिजल्ट आपके सामने है। देखिए निश्चय ही बीजेपी जमीन पे और कागजी रूप से उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूत नजर आ रही है, और होना भी चाहिए क्योंकि सरकार डबल इंजन की है। जनता से कई सारे वादे किए हैं, उन वादों की पूर्ति कितनी की कितनी नहीं की वो आने वाले 2024 के इलेक्शन में जनता बता देगी। लेकिन मैं आपको एक मूल बात बताता हूं, जो 10 सालों से मोदी जी पिछड़े प्रधानमंत्री के रूप में इस देश में आरएसएस ने प्रोजेक्ट किया, आपको पता है इन 10 सालों में सबसे ज्यादा अगर किसी के अधिकारों की कटनी छटनी की गई, खत्म किया गया, तो वो पिछड़ों के अधिकार। ये बात मैं कागजी बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट है। अरे मनोज जी अगर ऐसे बैक में जाएंगे ना मनोज जी, आपको अभी चिंता आ रही है। आप नहीं भूल गए कि आपने अपने ही राज्य में कितने यूनिवर्सिटीज के नाम बदल दिए गए, कितने आपने नाम बदले, आपकी ही सरकार में नाम बदले ना। मैं पिछड़ों के अधिकारों की जब प्रकाश की बात कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी के नाम बदलने की बात नहीं कर रहा। माफ करिएगा, अधिकार व्यक्तिगत होते हैं, यूनिवर्सिटी का नाम एक संस्था के नाम से। तो आप तो पहचान ही छीन रहे ना, फिर आपने तो पहचान ही छीनी। एक मिनट सुन जाइए, मैं आपको बड़ी बात बताता हूं। अगर अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी से बीजेपी गठबंधन तोड़ दे या अनुप्रिया जी तोड़ दे, मोदी जी बनारस में हार जाएंगे, मेरा दावा है। क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है पटेल समाज का बनारस में, तो ये मजबूरी है बीजेपी की। गठबंधन उनकी शरद जी लग रहा है कि मोदी जी हार जाएंगे, उसके बाद भी अनुप्रिया पटेल साथ छोड़ दे तो हार जाएंगे। शरद जी जल्दी से, फिर मुझे गगन जी से आखिरी रिएक्शन। जेपी सर, मोदी जी पिछले 20 साल से जीत रहे हैं। जब से वो चुनाव में आए हैं तब से वो जीतते आ रहे हैं। चाहे वो गुजरात में थे तब वो जीते थे, जब उत्तर प्रदेश में आए तब वो जीत रहे हैं। तो ये सपना देख, मैंने पहले बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं, आपकी सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आने वाला समय बताएगा कौन सपना देख रहा है, कौन हकीकत बोल रहा है। प्रकाश जी थोड़ा इंतजार और बस, ज्यादा नहीं। सारा वोट उनको पड़ रहा है, आगे भी पड़ेगा। पिछले 22 साल से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जब चुनाव में जाते हैं वो जीत के आते हैं। चलिए आप बिसात तो बिछी रही है और कहीं ना कहीं अपने अपने कुनबों को इकट्ठा किया जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमसे बात करने के लिए। 2024 की बिसात लखनऊ से आगाज, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुका है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।